नमस्कार दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे भाइयों, साथ ही मेरे सभी छात्र छात्राओं। आप लोग बहुत प्यार दिए, बहुत दुलार दिए। आप ही लोगों में से कुछ मेरे मित्र का कमेंट आया कि सर क्यों ना अररिया जिला पर कुछ बोला जाए। तो आज हम कुछ न कुछ बात नहीं, बहुत सारी बातें अररिया जिला पर करने जा रहे हैं। आप लोग दिल थाम करके बैठिए। आपका भाई, आपका पुत्र, आपका संतान, आपका भाई आपके लिए तैयार है। आपका मित्र आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अररिया जिला हमारे बिहार राज्य का एक जिला है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। याद रखिएगा, बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में 9 कमिश्नरी हैं। कमिश्नरी को ही प्रमंडल कहा जाता है। बिहार में 102 अनुमंडल है। 102 ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। अब चलते हैं आगे। तो ये उन 38 जिलों में से एक जिला अपना अररिया है, जो बिहार के पूरब और उत्तर की तरफ पड़ता है। कोई पूछेगा कि किस दिशा में पड़ता है, तो कहिएगा बिहार का पूर्वोत्तर जिला है अररिया। जो घिरा हुआ है, ये एरिया जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये एरिया हम लोगों का सुपौल है। और ये जो देख रहे हैं, ये मधेपुरा है, ये पूर्णिया है और ये किशनगंज है। तो कोई पूछेगा अररिया जिला की बाउंड्री किस किस से बनी हुई है, तो अररिया जिला की बाउंड्री किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया से घिरी हुई है। एक तरफ नेपाल है। एक तरफ क्या है मेरे बच्चे? नेपाल है। हम अररिया जिला से आसानी से नेपाल जा सकते हैं, जोगबन्नी होते हुए। ट्रेन भी चलती है, सब कुछ चलती है। यहां से चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सहरसा जिला, अररिया जिला को अगर हम जाने तो यहां देखिए, सबसे पहले नाम की उत्पत्ति कैसे आया। ये नाम कैसे आया? तो जब अंग्रेज का शासनकाल चल रहा था, तो अंग्रेज के शासनकाल में यहां पर बड़े बड़े बंगले हुए करते थे। ये आपको पता ही होना चाहिए कि पूरा बिहार किसके अंदर था? बंगाल के अंदर था। बंगाल के अंदर था तो अररिया भी बंगाल के अंदर ही होगा। ठीक है। तो बड़ा बड़ा बंगला हुआ करता था, बड़ा बड़ा रहने वाला घर हुआ करता था, जिसको आवासीय क्षेत्र कहा जाता था। अररिया में अंग्रेज सब रहते थे, जिसमें से एक था श्री बोफोर्स। ये बोरफस जो था, इसी का बंगला था, और वो बंगला के कारण अररिया को आवासीय क्षेत्र कहा जाता था। इसीलिए इसको आर का एरिया कहा जाता था। वहां के लोग इसको आर माने अंग्रेजों का एरिया कहते थे। इसीलिए उच्चारण करते करते इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इसका नाम हो गया अररिया। आर एरिया, आर एरिया, आर एरिया से जुड़ करके हो गया अररिया। कोई पूछेगा कि अररिया शब्द कहां से आया, तो आर एरिया मतलब क्या हो गया? अररिया। कुछ बातें जो हम लोग यहां देखें, ये देखिए, अररिया का क्षेत्रफल
अररिया का क्षेत्रफल 1830 वर्ग किलोमीटर। अररिया की कुल आबादी 28,11,569। साक्षरता दर में अररिया 53.53% रखता है। कुल 9 प्रखंड है। यहां गांव की संख्या 751 है। नगर पालिका 3 है। पुलिस स्टेशन 16 है। उसके बाद भाषा में हिंदी और उर्दू चलता है। विश्वविद्यालय या कॉलेज विश्वविद्यालय मिलाकर के 3 है। इसका पूर्णिया विश्वविद्यालय ही है। उसके बाद अस्पताल में 11 कुल अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है। नगर पालिका 3 हमने पहले बताया था। यहां 10 प्रकार के बैंकों का ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं यहां देखिए हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि जब इसकी पूरी क्षेत्रफल देखिएगा, पूरा चारों तरफ गांव देहात सब मिला करके जब इसका क्षेत्रफल देखिएगा तो ये 2830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया है। अररिया कितना एरिया में फैला हुआ है? 2830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये अररिया। एक तरफ से एकदम लगेगा जैसे हिमालय की चोटी की तरह। ये देखिए हिमालय की चोटी की तरह अपना अररिया लगेगा। ये देखिए ये अररिया का क्षेत्र है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालय का पहाड़ बना हुआ है। और ये भाग नरपतगंज है, ये फॉरबिसगंज है, ये कुरसा काटा है, ये सिकरी है, ये पलासी है, ये अररिया है, ये जोकीहाट है, ये रानीगंज है और ये भरगामा है। ये जो आप 9 देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 अपना प्रखंड है। कोई पूछेगा कि अररिया जिला में कितना प्रखंड है तो कहिएगा अररिया जिला में 9 प्रखंड है। अररिया को 2 उप जिला में बांटा गया है मेरे बच्चे। अररिया को 2 उप जिला में बांटा गया है जिसमें से एक का नाम हो गया फारबिसगंज और एक का नाम हो गया अपना अररिया। 2 उप जिला बना दिया है। कितना? 2। एक का नाम अररिया और दूसरे का नाम फारबिसगंज। जरा देखते हैं आगे। कह रहा है क्या कि 2 उपखंड है अररिया और फारबिसगंज। 9 प्रखंड है। उपखंड अररिया उपखंड में 6 प्रखंड है। अररिया है, जोकीहाट है, कुरसा काटा है, रानीगंज है, सिकटी है, पलासी है। अब फारबिसगंज उपखंड में 3 प्रखंड है। फारबिसगंज, नरपतगंज और भरगामा। यानी 3 प्रखंड हो गया फारबिसगंज उपखंड में और 6 प्रखंड हो गया अररिया उपखंड में। बच्चों अब आगे की बात देखिए। 14 जनवरी 14 जनवरी 14 जनवरी 1990 14 जनवरी 1990 ईस्वी को अररिया एक अलग जिला बना। कोई पूछेगा कि अररिया एक अलग जिला के रूप में कब बना तो कहिएगा कि अररिया एक जिला के रूप में 14 जनवरी 1990 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। हमने पहले ही बता दिया कि अररिया का क्षेत्रफल कितना है। अररिया जिला में कोसी नदी, सुवरा नदी, काली नदी, परमार नदी और कोली नदी, ये सब प्रमुख नदी है जो अररिया जिला में बहती है। कौन कौन नदी? कोसी, सुवारा, काली, परमार और कोली। ये सारी की सारी नदियां क्या करती है? तो ये सारी की सारी नदियां अररिया से होते हुए बहती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कोसी मैया जो है ये अररिया के पास कटिहार जिला में जाकर के कुर्सेला है जगह, कुर्सेला नामक जगह पर क्या करती है? गंगा में जाकर मिल जाती है। ये कोसी नदी हमारी जो कोसी माता है
ये जाकर के कुर्सेला में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, जो अररिया से थोड़े से ही दूर पर कहाँ है, तो कटिहार जिला में है, जो कटिहार जिला पर हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। यहां पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या 6 है। कितने विधानसभा क्षेत्र की संख्या है? 6 है। एक है नरपतगंज, एक है रानीगंज, एक है फारबिसगंज, ये है अररिया, एक है जोकीहाट, ये है सिकटी, ये और सारे के सारे एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोकसभा क्षेत्र का नाम हमारा अररिया है। मेरे बच्चे इधर देखिए, थोड़ा सा हम कुछ जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। देखिए, ये है लोकसभा क्षेत्र। क्या है बच्चा? लोकसभा क्षेत्र है। अररिया का लोकसभा क्षेत्र, एक ही लोकसभा क्षेत्र है, उसका नाम है अररिया, जो 9 नंबर पर आता है। जरा देखिए, वर्तमान समय में, अभी के समय में हमारे सांसद साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, श्री प्रदीप कुमार सिंह जी। ये उनका तस्वीर है। बड़े अच्छे छवि रखते हैं और ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये लगातार 10 वर्ष से क्या है? सांसद महोदय बने बैठे हैं। और ये एकमात्र अररिया के ऐसे नेता हैं जिनको सभी धर्म, सभी जाति, सभी कास्ट के लोग मत देते हैं। ये बीजेपी अभी के समय में एनडीए अलायंस से जुड़ा हुआ है, एनडीए गठबंधन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये 2024 में भी चुने गए। 2019 से देखिए, यहां 2019 में भी चुने गए और 2024 में भी चुने गए, यानी 2 पंचवर्षीय लगातार ये एमपी साहब बने बैठे हैं। देखिए, 1967 ईस्वी से इसके पार्लियामेंट्री का हम डिटेल कर देते हैं। देखिए, 1967 में और 1971 में 2 बार चुनाव जीते, जिसका नाम था तुलमोहन राम, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग्स करते थे। ये भी बड़े सम्माननीय थे। महेंद्र नारायण सरदार, ये जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता थे, इनकी भी छवि अच्छी थी। 1980 और 1984 ईस्वी में दुमरलाल भैता, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से दोनों बार जीते थे। उसके बाद एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, लिखने का मतलब हो गया इंडिपेंडेंस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में तो थे, लेकिन वहां पर गठबंधन का अलग कैंडिडेट था और ये बेचारा अकेला कैंडिडेट, अपना खुद कैंडिडेट बन करके जीते। जिस तरह से भी पूर्णिया का हाल है। पूर्णिया में क्या है? पूर्णिया में कांग्रेस नेता पप्पू यादव, हम लोग जानते हैं कि इनका जो अपना जन अधिकार पार्टी था, ये अपना पार्टी को विलय कर लिए, किसमें? कांग्रेस में। और जब पूर्णिया से इलेक्शन लड़ने की बात आई तो क्या किए? आरजेडी पार्टी के बीमा भारती ने वहां पर अपना नामांकन, अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के नेतागण सब जाकर के प्रचार किए बीमा भारती जी के लिए, लेकिन हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी कांग्रेस में रहते हुए भी इंडिपेंडेंस चुनाव लड़े, स्वतंत्र चुनाव लड़े। इसीलिए यहां आई लगा हुआ है। आई का मतलब इंडिपेंडेंस होता है। अब चलते हैं आगे। तो एक बार इंडिपेंडेंस लड़े और फिर एक बार इंडियन। हमको पता है कि अगला पंचवर्षीय कांग्रेस किसी की बात नहीं मानेगी। अगला पंचवर्षीय पप्पू यादव जी को वहां से उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि वो भी इन्हीं के तरह, ये दुमर लाल भैथा की तरह इंडिया, एक बार तो इंडिपेंडेंस जीते, अब एक बार कांग्रेस पार्टी देगी। ये मेरा भविष्यवाणी है। अब आगे चलते हैं। 1989 में, 1991 में और 1996 में 3 बार लगातार जनता दल यूनाइटेड पार्टी से चुनाव जीते। कौन? सुखदेव पासवान।
उसके बाद 1998 ईस्वी में रामजी दास ऋषिदेव ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। ये लोकसभा का डिटेल है। फिर सुखदेव पासवान फिर चुनाव लड़े, आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते, 2004 में भी और 1999 में भी। फिर प्रदीप कुमार सिंह जी आए 2009 ईस्वी में। प्रदीप कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीत गए। फिर 2014 ईस्वी में तुलसी मुद्दीन नामक नेता थे, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। फिर 2018 में उपचुनाव हुआ, ये लगने का मतलब है उपचुनाव हुआ 2018 में, और सरफराज आलम ने चुनाव को क्या किया, जीत लिया। ये भी आरजेडी के ही थे उपचुनाव में। फिर 2019 में प्रदीप कुमार सिंह जी, और अभी वर्तमान समय 2024 से वर्तमान समय में यही हैं। इसीलिए ये रहा आपका। ये तो कोई पूछेगा कि प्रदीप कुमार सिंह कब से हैं, तो कहिएगा 2019 से हैं। कोई पूछेगा कि क्या इससे पहले भी कभी थे, तो कहिएगा हाँ 2009 ईस्वी में ये बने थे, 2009 से 14 इनका शासनकाल था। उसके बाद कहेगा ये किनको हराए थे, तो कहिएगा सरफराज आलम को हराए थे, जिन्होंने उपचुनाव में क्या किया था, जीता था। अब चलते हैं आगे। हम लोगों को पता है कि 6 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो एक है नरपतगंज, एक है रानीगंज, एक है फारबिसगंज, एक है अररिया, एक है जोकीहाट और एक है सिकटी। हमने सबको डिटेल किया, देखते चलिए। ये है रानीगंज का डिटेल। 1957 ईस्वी में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय माने कांग्रेस पार्टी से रामनारायण मंडल एकदम स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। गणेश लाल वर्मा 1962 में जीते, 67 और 69 में डूमरलाल बैठा, ये कांग्रेस पार्टी के थे, ये जीते। उसके बाद 1972 में बुंदेल पासवान थे, उन्होंने एकदम इंडिपेंडेंस जीते। जनता पार्टी से अधिकलाल पासवान थे, उन्होंने 1977 में जीते। यमुना प्रसाद राम 1980 और 1985 में जीते, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। शांति देवी 1990 और 1995 ईस्वी में जनता दल पार्टी से जीते। फिर उसके बाद यमुना प्रसाद राम ये आरजेडी पार्टी से 2000 ईस्वी में जीते। परमानंद ऋषिदेव, उसके बाद रामजी दास ऋषिदेव, फिर उसके बाद परमानंद ऋषिदेव, ये 3 बार ये उपचुनाव, ये एक बार बने, फिर उपचुनाव हुआ, फिर जीते। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुए। फिर उसके बाद अभी के समय में अचमित ऋषिदेव ये जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं, जो 2015 में भी जीते और 2020 में भी जीते। अब 2025 में नेक्स्ट चुनाव आने वाला है, उस पर अभी हम या आप कोई भी नहीं बता सकता है। फारबिसगंज में देखिए 1952 ईस्वी में चुनाव होना शुरू हुआ। 1952 में बोकाई मंडल, उसके बाद 1957 ईस्वी में डूमरलाल पैठा, फिर उसके बाद डूमरलाल पैठा को भेज दिया गया लोकसभा में। फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ और शीतल प्रसाद गुप्ता ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए। फिर उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे 1962 ईस्वी में, फिर उसके बाद ये विलय हो गए कांग्रेस में। तो ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी ही समझ जाइए। तो यहाँ 62 से लेकर के 85 तक सरयू मिश्रा ही बने रहे। आप देख लीजिए कितना लंबे समय तक फारबिसगंज के एमएलए साहब रहे और ये कांग्रेस पार्टी से थे। पहले ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे, बाद में इसको विलय कर लिए कांग्रेस में। अब चलते आगे। मायानंद ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के 1990 में, 95 में और फिर उसके बाद 2000 में बहुजन समाज पार्टी बसपा, जिसको हाथी छाप कहते हैं, ये जाकिर हुसैन खान ये 2000 ईस्वी में जीते। फिर लक्ष्मी नारायण मेहता 2005 ईस्वी में जीते। फिर पदम पराग राय, ये विद्यासागर केसरी, ये सारे के सारे अभी बीजेपी ही फारबिसगंज से जीत रही है। 2005 से अभी तक बीजेपी ही जीतती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यह अररिया, परमानेंट अररिया मार्केट में 1952 ईस्वी में स्वतंत्र राजनीति से जीते, फिर वही कांग्रेस ज्वाइन ले लिए। फिर इसीलिए 2 बार 1952 और 57 में जियाउर रहमान हाजी जीते। उसके बाद बालकृष्ण झा ये स्वतंत्र राजनीति से करने का मतलब इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र लड़े और 1962 में जीते।
फिर उसके बाद शीतल प्रसाद गुप्ता, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 67 से जीते और 67 में भी जीते और 69 में भी जीते। फिर 72 में आजम नामक कोई व्यक्ति थे, नेता थे, उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीते। फिर उसके बाद श्रीदेव झा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1977 में जीते। तस्लीमुद्दीन जनता पार्टी से 1980 में जीते। फिर हलीमुद्दीन अहमद, ये 1985 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी से जीते, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। विनोद कुमार राय स्वतंत्र राजनीति से 1990 में जीते। फिर उसका विजय कुमार मंडल, ये बिहार पीपुल्स पार्टी से जीते। फिर उसके बाद स्वतंत्र से भी जीते, मतलब 2 बार जीते। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप कुमार सिंह एमएलए का चुनाव लड़े, 2005 ईस्वी में जीते। फिर उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, जिसको हम लोग बंगला छाप कहते हैं, ये विजय कुमार मंडल 1909 ईस्वी में 2009 ईस्वी में ये उपचुनाव जीते। फिर उसके बाद जाकिर हुसैन खान 2010 में, और लोक जनशक्ति से ही था। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अभी 2015 में और 2020 में अबिदुर रहमान अभी यहाँ के एमएलए साहब हैं। और देख लीजिए थोड़ा सा आप यहां देखिए नरपतगंज का थोड़ा सा देख लीजिए। डूमरलाल पैठा, इन्होंने 1962 ईस्वी में जीता, ये कांग्रेस के ही है। सत्यनारायण यादव, ये भी कांग्रेस के ही हैं, और 67, 69 और 72 में जीते। जनार्दन यादव जनता पार्टी, बाद में बीजेपी में ज्वाइन ले लिए। जनार्दन यादव 1977 में भी जीते और 80 में भी जीते। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे इंदिरानंद यादव, उन्होंने 1985 में जीते। फिर जनता दल यूनाइटेड का दयानंद यादव 1990 में और 1995 में जीते। भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन यादव थे, जो फिर बाद में क्या कहते हैं 2000 ईस्वी में जीते। फिर भारतीय राष्ट्रीय जनता दल अनिल कुमार यादव 2005 में जीते। फिर जनार्दन यादव फिर जीते 2005 में। फिर देवंती यादव 2010 ईस्वी में जीते। फिर अनिल कुमार यादव, फिर उनका स्वागत हुआ, फिर आरजेडी वहां जीते। और अभी के समय में जयप्रकाश यादव जी वहां के सम्माननीय नेता हैं, यानी एमएलए हैं। अब चलते हैं यहाँ सिक्टी में देखिए मोहम्मद अजीमुद्दीन स्वतंत्र राजनीति से 1977 में जीते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शीतल प्रसाद गुप्ता 1980 में जीते। कांग्रेस से फिर रामेश्वर यादव 1985 में जीते। जनता दल मोहम्मद अजीमुद्दीन, इन्होंने 1990 में जीता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामेश्वर यादव 1985 में जीते। भारतीय जनता पार्टी का आनंदी प्रसाद यादव, उन्होंने 2000 ईस्वी में चुनाव जीता। फिर स्वतंत्र राजनीति से मुरलीधर मंडल 2005 में जीता। फिर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन ले लिया, इसीलिए फिर 2010 ईस्वी में आनंदी प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। फिर उसके बाद 2015 में फिर चुनाव हुआ, विजय कुमार मंडल जी जीते। फिर अभी वर्तमान समय में भी विजय कुमार मंडल जी ही विधायक साहब हैं। अब चलते हैं आगे। ये है जो कि हाट में निजामुद्दीन सोशलिस्ट पार्टी से जीते। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी से 1969 ईस्वी में तस्लीमुद्दीन, फिर उसके बाद स्वतंत्र से भी जीते। फिर जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन लिए। फिर उसके बाद 1977 ईस्वी में फिर जीते, यानी बहुत लंबे समय तक रहे। फिर उसके बाद मोहिदुर रहमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1980 में जीते। जनता पार्टी फिर वही तस्लीमुद्दीन, इन्होंने फिर जीता। स्वतंत्र राजनीति से मोहिदुर रहमान फिर जीते, फिर तस्लीमुद्दीन ही जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन लेकर के। फिर उसके बाद जनता दल यूनाइटेड से सरफराज आलम जीते। फिर उसके बाद ये उपचुनाव में, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो आरजेडी ज्वाइन लिया। फिर 2000 में फिर जीत गए। मंजर आलम जनता दल यूनाइटेड से 2005 से लेकर 2005 में जीते। फिर 2010 में फिर से जेडीयू का ही सरफराज आलम फिर चुनाव लड़े, फिर जीते। देखिए सरफराज आलम क्या किए, जेडीयू से आरजेडी में आए, फिर आरजेडी से फिर जेडीयू में आए और चुनाव लड़े और जीत गए। अभी के समय में उपचुनाव जीते थे आरजेडी के शाहनवाज आलम, और अभी भी शाहनवाज आलम ही हैं जो ऑल इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं AIMIM पार्टी के नेता हैं। शाहनवाज आलम
उन्होंने जीता, लेकिन ये भी आरजेडी ज्वाइन ले लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग करते हैं क्या, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए इसकी स्थापना, अररिया की स्थापना कब हुई? 14 जनवरी 1990 से। हमने पहले बताया था कि प्रखंड कितने हैं, तो 9 है। कुल क्षेत्रफल 2830 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछे तो 1090 वर्ग मील। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 28,11,000। घनत्व पूछे तो 990 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इतना किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद भाषा में हिंदी उर्दू भाषा प्रचलित है। साक्षरता दर 53%, 53.5% के आसपास है। लिंगानुपात 921, मतलब 1000 पुरुष में 921 क्या है, महिला है। ये हम लोगों ने जाना। अब चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपके सामने में ये मैप है। इस मैप के जरिए हम बहुत कुछ समझाएंगे आपको। जरा देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये सांप की तरह जो है, ये सांप की तरह, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका एनएच है। ये एनएच सुपौल से होते हुए, सुपौल से देखिए, ये सुपौल है इधर, सुपौल से होते हुए नरपतगंज होते हुए अररिया, ऐसे ऐसे फारबिसगंज होते हुए अररिया शहर पहुंच गया। अब चलते हैं, ये क्या है, ये इधर नेपाल है। नेपाल से होते हुए ये जोगबनी से होते हुए, जोगबनी से होते हुए यहाँ पर फारबिसगंज से पहले नरपतगंज और फारबिसगंज के बीच में आकर के ये मुख्य एनएच में जाकर के मिल गया। इसीलिए आप चाहे तो रोड के जरिए से आप सुपौल भी जा सकते हैं और ये एनएच के जरिए से आप नेपाल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जोगबनी बॉर्डर है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन से चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन भी यहाँ से खुलती है, ऐसे है कि नहीं। सुपौल से भी ट्रेन आती है, देखिए ये सुपौल से भी आती है, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर आकर के मिलेगी फारबिसगंज में। ये फारबिसगंज रेलवे स्टेशन है, ये फारबिसगंज जंक्शन है, ये फारबिसगंज जंक्शन है, याद रखिएगा। यहां से ट्रेन खुलती है किधर के तरफ, यहां से ट्रेन खुलती है जोगबनी के तरफ, सुपौल से आकर के और भी जगह से आकर के। ठीक है, ये जो आप डबल लकीर देख रहे हैं, ये डबल लकीर आपका रेलवे है। तो रेलवे सुपौल से भी आई, फारबिस नरपतगंज होते हुए फारबिसगंज जंक्शन पर रुकी, फिर उसके बाद नेपाल चली गई। अगर आपको नेपाल नहीं जाना है, कहीं और जाना है, पूर्णिया जाना है या जहां जाना है, तो आप इधर से आकर के आप पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे, उसके बाद आप ये देखिए, ये जो आपका ये बगल में लाल 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 आप देख रहे हैं, ये लाल लाल कुछ नहीं है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री से घेरा हुआ है। ये सारे के सारे ये जो आप ये देख रहे हैं, ये बहती हुई नदी सब है, जो छोटी 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 नदी सब आपस में मिली है, ये सारी की सारी नदियां हैं। और इस तरह से रेलवे लाइन भी देखें, हाय ये जहां जहां पर ये है, ये ट्रेन जैसा बना हुआ, ये सब समझिएगा रेलवे स्टेशन है। जैसे ये रेलवे स्टेशन सिमराहा है, ये रेलवे स्टेशन फारबिसगंज है, ये कहीं नरपतगंज है। फिर उसके बाद यानी जहां जहां पर ये रेलवे का सिंबल दिख रहा है, आप देख सकते हैं मैप में, ये सारे के सारे आपका क्या है, तो ये रेलवे स्टेशन है। रिवर दिखाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या, इसमें आप एक चीज जानिए पर्यटन स्थल के बारे में। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा काली मंदिर खड़गेश्वरी काली मंदिर है, जो आपको अररिया में मिल जाएगा। ठीक है, इस मंदिर के पुजारी का नाम है श्री नानू बाबा, जिनका आशीर्वाद लिए बिना भगवती का दर्शन असफल होता है कि नहीं। याद रखिएगा, अररिया जिला का मुख्यालय भी अररिया में ही है, माने डीएम आवास अररिया में ही है, डीएम ऑफिस अररिया में ही है। उसके बाद एक चीज और है, यहाँ पर सुंदरनाथ धाम है। याद रखिएगा, सुंदरनाथ धाम में जो शिवलिंग है वो बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। तो आप यहां जाकर के आप आशीर्वाद ले सकते हैं भोलेनाथ का। इतिहास का माने तो इतिहास में कहा जाता है, महाभारत के समय जब पांडव अज्ञातवास में गए थे तो विराट राज के दरबार में राजा विराट के यहाँ ही रुके थे, जिनकी बेटी से उत्तरा से शादी हुई थी अभिमन्यु की। ठीक है, तो उन्हीं के यहाँ 1 महीना अज्ञातवास काटे हुए थे और उनके यहाँ ही पांचों भाई अपने अलग अलग काम में लगे हुए 1 महीना बिताए।
1 साल बिताए और उसके बाद द्रौपदी भी सरेंद्री के रूप में काम की थी। तो कह रहा है क्या कि जब विराट राजा के दरबार में छिपकर 1 वर्ष तक रहे थे तो कुंती के साथ 5 पांडव, कुंती नहीं, गलत कर दिया है, यहां लिखने में गलत कर दिया, कुंती नहीं कहिए, यहां पर आप ये कह दीजिए द्रौपदी। द्रौपदी के साथ 5 पांडव यहीं पर शिवलिंग की पूजा करने के लिए आते थे। कहा जाता है कि जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मदनेश्वर धाम है जो मदनपुर में है। मतलब अररिया से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर जो महाशिवरात्रि का मेला लगता है, ऐसा मेला आपको पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज ये सब में नहीं मिलेगा। बहुत फेमस जगह है, बहुत सुंदर जगह है, इसीलिए यहाँ पर जरूर जाइए। और ऐसे ऐसे एक सुल्तान पोखर भी है जो शहर के मुख्य क्षेत्र में है, और सुल्तान पोखर किसी झील से कम नहीं है। अररिया जिला में एक पार्क भी है जिसका नाम है कुसियार गांव पार्क। ये भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जीव जंतुओं को मारना, जीव जंतुओं पर हमला करना बिल्कुल बैन है। यहाँ पर प्रशासन काम करती है, इसीलिए ये बायोडायवर्सिटी पार्क कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे अररिया में है जो हम आपको जानना जरूरी है बस। लेकिन ऐसे बहुत सारे और जानकारी लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को रोक करके जरूर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखिएगा, प्रयास कीजिएगा कि अच्छे से अच्छे इसको सीखें। बाद बाकी आपका मित्र आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखना होगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं तो हम अगला वीडियो कैसे आप तक पहुंचाएंगे। और नोटिफिकेशन का बटन तो दबाना ही है, और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। लेकिन जब भी आएंगे फुल एनर्जी के साथ आएंगे और आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार होकर आएंगे। बस जय हिंद, जय हिंद।